हेलो फ्रेंड्स, प्रीवियस ईयर एमसीक्यूज़ की सीरीज़ में हम फिर से हाजिर हैं एक नए सेशन के साथ जो कि होगा ग्रामर का। और ग्रामर में भी हम बात करेंगे टेंस बेस्ड क्वेश्चंस की एंड पार्ट्स ऑफ स्पीच बेस्ड क्वेश्चन की। पार्ट्स ऑफ स्पीच, इन दोनों से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस अब तक एग्ज़ाम्स में आए हैं उन सभी को हम बारी बारी से डिस्कस करेंगे और उस उम्मीद के साथ उनको आपके सामने एक्सप्लेन करके बताएंगे कि वो आपकी तैयारी को और अच्छा बनाएं, इतना अच्छा बनाएं कि आपको आपकी ड्रीम जॉब मिल जाए। चलिए तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, इंग्लिश वर्ब्स हैव 3 मूड्स। इंग्लिश वर्ब के 3 मूड होते हैं, बिल्कुल सही बात है। Which of the following does not fall under these moods? इनमें से कौन है जो इन मूड्स के अंतर्गत नहीं आता है? देखिए, इंडिकेटिव आता है, सब्जेक्टिव आता है, इम्परेटिव भी आता है, लेकिन जो सब्जेक्टिव है वो मूड नहीं आता है। क्यों? क्योंकि जो सब्जेक्टिव मूड या केस अपन कहेंगे तो ये रिलेट करता है किससे? नाउन या फिर प्रोनाउन से। ठीक है, नाउन या प्रोनाउन से। और इसी सब्जेक्टिव के लिए एक नाम और यूज़ किया जाता है और वो क्या होता है? ये ओ होगा, नॉमिनेटिव केस। क्या होता है? नॉमिनेटिव केस। ठीक है, तो ये सब्जेक्टिव या नॉमिनेटिव केस यूज़ होता है नाउन या प्रोनाउन के लिए। और जो ये इंडिकेटिव है, सब्जेक्टिव है या इम्परेटिव है, ये हमारे यूज़ होते हैं किसके लिए? वर्ब्स के लिए। ठीक है, इंडिकेटिव, सब्जेक्टिव और इम्परेटिव। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Fill in the blank in the following sentence with a correct modal verb। कह रहे हैं कि जो आपके सामने ये सेंटेंस है इसमें आप फिल कर दीजिए इनमें से कोई एक मॉडल, ताकि उसका जो अर्थ है वो हमें बिल्कुल क्लियर हो जाए, है ना। या करेक्ट वो मॉडल वर्ब जो इसको पूरा कंप्लीट कर सके इसके एक्चुअल सेंस में। ठीक है, चलिए देखते हैं इसको। तो जो क्वेश्चन है द न्यूज़ में बी ट्रू, सबसे पहले जो आपका ध्यान है वो जाना चाहिए कहाँ पे कि यहाँ पर लास्ट में क्या लगा है? मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन। यानी इसमें अगर हम चाहें कि मे का अपन यूज़ कर लें किस लिए? कि इस न्यूज़ की सत्यता की संभावना को बताने के लिए कि सच है या झूठ है, तो भी वो नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि अगर ये शुरुआत में आएगा तो फिर यहाँ पर क्वेश्चन मार्क होना चाहिए, है ना, तभी तो कोई एक मॉडल वर्ब या हेल्पिंग वर्ब आएगी शुरू में। नियम क्या कहता है कि जब कोई मॉडल वर्ब या हेल्पिंग वर्ब शुरू में आप सेंटेंस में यूज़ करेंगे तो इसका मतलब है कि वो सेंटेंस क्या है? इंट्रोगेटिव है। ठीक बात, फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव है। यहाँ पर क्या सेंस लेंगे कि जब ये मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन लगा होता है तो आप अगर मे का यूज़ करते हैं, किसका यूज़ करते हैं? मे का, तो वहाँ पर आपकी एक विश होती है कि जो बात आप कह रहे हैं वो आपकी विश है कि वो सही हो। ठीक है ना। तो अगर आप मे लगा के इसका अर्थ निकालेंगे तो क्या होगा? मे द न्यूज़ बी ट्रू। अब जो ये मे है ना तो ये संभावना बताएगा, ना तो इसके अर्थ में सकता है, सकती है आएगा, बल्कि क्या आएगा? काश। काश के बाद क्या आएगा? द न्यूज़ बी ट्रू, कि ये समाचार सच होता या ये समाचार सच हो। क्लियर बात। नियम ध्यान रखिए, अगर कोई सेंटेंस में से शुरू होगा और उस सेंटेंस के लास्ट में मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन होगा तो यहाँ पर जो सेंस आएगी वो काश की आएगी, यानी आप किसी चीज़ के लिए क्या कर रहे हैं भाई? विश कर रहे हैं। ठीक बात है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंसेस बाय रिप्लेसिंग अंडरलाइन वर्ड विथ एन अप्रोप्रिएट चॉइस। देखिए ज़रा, जॉन इज़ इल फॉर 5 वीक्स। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आसान है। अच्छा इसलिए भी है कि इसमें देखिए कहीं पर भी आपको अगर फॉर प्लस टाइम मिलता है या सिंस प्लस टाइम मिलता है तो किस टेंस का आप यूज़ करेंगे? अगर वो प्रेजेंट की तरफ इशारा कर रहा है तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस लगेगा। अगर वो पास्ट की तरफ इशारा कर रहा है तो वहाँ पर पास्ट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस लगेगा। ठीक बात है, बहुत छोटी सी बात है।
तो उसका जो आंसर होगा वो हैज़ बीन होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेम द पार्ट ऑफ स्पीच ऑफ द अंडरलाइन वर्ड इन द फॉलोइंग सेंटेंस। स्टिल वाटर रन्स डीप। यहाँ देखिए स्टिल कंजंक्शन भी होता है, और कौन सा कंजंक्शन होता है अगर आप ध्यान कर पाए तो सिंथेसिस। सिंथेसिस में जब हम दो सेंटेंसेस को जोड़ करके कंपाउंड सेंटेंस बनाते हैं, क्या बनाते हैं भाई? कंपाउंड सेंटेंस। तो कंपाउंड सेंटेंस को बनाने के लिए 4 तरह के कंजंक्शन का यूज़ होता है। उनमें से एक टाइप होता है एडवर्सेटिव कंजंक्शन। क्या होता है भाई? एडवर्सेटिव कंजंक्शन। एडवर्सेटिव है ये, ठीक है ना। तो उस एडवर्सेटिव कंजंक्शन में आपका क्या क्या आता है? देखिए स्टिल लिखा हुआ है, फिर बट आता है, और बट के अलावा क्या आता है? येट आता है। ठीक है, तो जब सिंथेसिस में कंपाउंड बनाने के लिए हम एडवर्सेटिव कंजंक्शन का यूज़ करते हैं तो वहाँ भी स्टिल लगता है, ये कंजंक्शन भी होता है। बताने का मतलब ये था। लेकिन अगर आप एक बात ये देखें कि ये कहाँ पे यूज़ हो रहा है? वाटर के पहले। वाटर क्या है भाई? नाउन है। नाउन के पहले जो शब्द यूज़ होता है वो क्या होता है? वो एडजेक्टिव होता है आसान सी बात। क्या होता है? एडजेक्टिव होता है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हो जाएगा हमारा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मैच द लिस्ट विथ फर्स्ट विथ सेकेंड। चलिए क्या है इसमें भाई? वुड यू माइंड ओपनिंग द विंडो प्लीज़। क्या आप ये विंडो खोलने की कृपा करेंगे? अच्छा, ये इसमें बताना होगा कि किस तरह का क्या बात इसमें व्यक्त की गई है ना। ये लिस्ट ए और बी होगी। ठीक है, चलिए तो डायरेक्ट हम इसके आंसर को ही समझ लेते हैं। ये 4 आपके देखिए सेंटेंस है, और ये इन चारों का यहाँ पे इन्होंने दिया हुआ है। पहला, वुड यू माइंड ओपनिंग द विंडो प्लीज़, पोलाइट रिक्वेस्ट है। ठीक है, क्यों है? क्योंकि वुड से शुरू हो रहा है। जब भी आप किसी से रिक्वेस्ट करते हैं तो आप वुड का यूज़ करते हैं पोलाइटली बात को कहने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है इफ़ ओनली दे। इफ़ लगा हुआ है देखिए, तो इफ़ का मतलब क्या होता है? यदि दे वुड कीप क्वाइट फॉर अ मोमेंट, कि क्या ऐसा हो सकता है कि वो 1 मिनट के लिए चुप हो जाएं, या काश कि वो 1 मिनट के लिए चुप हो जाते, या यदि वो 1 मिनट के लिए चुप हो जाएं। तो ये हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, मतलब वो चुप हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। तो सामने वाले के मन की बात है, कब वो कुछ बोलना चाह रहा है, कब खामोश रहना चाह रहा है। नेक्स्ट देखते हैं। आई शुड लाइक टू लीव अर्ली। मैं थोड़ा जल्दी जाना चाहता हूँ, तो डिज़ायर है, ठीक बात है। दे शुड बी मोर केयरफुल। उन्हें और ज़्यादा सावधान रहना चाहिए। ये क्या होगा? ऑब्लिगेशन। मतलब ये ज़रूरी ही है कि आप अगर कहीं बाहर जा रहे हैं इसी जगह पर कि जहाँ पर आपको कुछ ख़तरा हो सकता है, तो वहाँ पर आपको ज़्यादा केयरफुल रहने की ज़रूरत है। वो आपके लिए आवश्यक बात है, तो ऑब्लिगेशन हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद है चारों क्लियर हो गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? मैच लिस्ट फर्स्ट विथ लिस्ट सेकेंड एंड सिलेक्ट द करेक्ट आंसर बाय यूजिंग कोड। चलिए लिस्ट 1 में 4 शब्द दिए हैं, और इधर ये 4 पार्ट्स ऑफ स्पीच दिए हैं। आपको ये बताना है कि कौन सा किस में आएगा। ठीक, तो मैजेस्टिक से शुरू करते हैं। जिसे आप कहें कि द ताजमहल इज़ अ मैजेस्टिक बिल्डिंग, तो ताजमहल की विशेषता क्या है? मैजेस्टिक है। तो इसका मतलब है कि जो मैजेस्टिक है वो क्या है भाई? एडजेक्टिव है। गोल क्या है? नाउन है। उद्देश्य हमारा क्या है? उद्देश्य क्या होगा? नाउन हो जाएगा। सेफली, एल वाई लगा है लास्ट में, और सेफ एल वाई से सिर्फ मतलब नहीं है, ये भी समझिए। सेफ क्योंकि एडजेक्टिव होता है, एडजेक्टिव के अंत में जब आप एल वाई लगाएंगे तो वो क्या बनता है? एडवर्ब। अब लास्ट बचा, लास्ट ये भी बचा, तो आप हम लोग इतने होशियार तो ही हैं कि विदाउट एक्सप्लेनेशन इसको आप मिला लेंगे, है ना। चलिए, तो मैजेस्टिक क्या है? एडजेक्टिव है। गोल क्या है? नाउन है। सेफली क्या है? एडवर्ब है। और ड्रीम्ड क्या है? वो एक वर्ब है। ठीक है, इसको आप चाहे तो और अच्छे से लिख लें। सेफली ये आपका सी होगा। एडवर्ब क्या होगा? नहीं 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 नहीं, रुकिएगा। सेफली एडवर्ब होगा, ये आ जाएगा सी। वर्ब ड्रीम होगा, तो ये आ जाएगा डी। नाउन हमारा गोल होगा, ये आ जाएगा बी। और एडजेक्टिव क्या है हमारा? ए। ठीक है, ये इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
भी वैसे ही आंसर दिए हैं इन्होंने। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक इन द फॉलोइंग सेंटेंस। इस सेंटेंस में ब्लैंक को फिल करिए करेक्ट ऑक्सिलरी वर्ब फ्रॉम द गिवन चॉइसेस। जो करेक्ट ऑक्सिलरी वर्ब दी हैं उसमें से। देखिए ये क्वेश्चन कहाँ रिलेट करेगा इसको समझते हैं। अरेबियन नाइट्स, एक नॉर्मल जो रूल है इंग्लिश का कि अगर किसी शब्द के लास्ट में एस या ई एस लगा है तो वी कंसीडर्ड द नाउन एज प्लूरल। हम उस नाउन को प्लूरल मानते हैं। बिल्कुल क्लियर बात है। नॉर्मल अपन को ये अब तो फर्स्ट सेकंड में ही बता दिया जाता है कि प्लूरल सिंगुलर अलग अलग छांट के बताते हैं बच्चे। उनको कार्ड्स दे दिए जाते हैं, उसमें लिखा होता है या कुछ पहले एक बॉल दी गई, पूछा गया कि ये क्या है तो बोलेगा वन। वन का मतलब क्या है? सिंगुलर। दो बॉल दी गई तो उससे पूछेंगे ये कितनी है? टू। टू मतलब प्लूरल है ना। तो आजकल बच्चे तो जानते ही हैं, ये बच्चों का ही खेल है भाई। लेकिन ये हमारे लिए थोड़ा चैलेंजिंग कब होता है? जब ये एस या ई एस लगा हो और प्लूरल ना हो, है ना। यही केस इसके साथ है कि जब किताबों का नाम दिया हो, देशों का नाम दिया हो, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, स्टेट्स में ऐसा आ रहा है, ठीक है ना। तो इस तरह के जो भी हमारे शब्द होते हैं किसी भी टाइटल में, अगर उसमें एस या ई एस है उससे कोई फ़र्क नहीं है, क्योंकि वो एक बुक है या उस बुक का टाइटल है, इसलिए उसमें जो वर्ब लगेगी वो सिंगुलर लगेगी, इसलिए जो आंसर होगा वो सी होगा। होप इट इज़ क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विथ रेफरेंस टू द सुपरलेटिव एडजेक्टिव, सुपरलेटिव एडजेक्टिव के रेफरेंस में विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ ट्रू, इनमें से कौन ट्रू है देखते हैं। सुपरलेटिव्स नॉर्मली कंसिस्ट ऑफ ईदर ई एस टी, सही है यहाँ तक तो। एडेड टू द एंड ऑफ एन एडजेक्टिव, बिल्कुल सही है। एडजेक्टिव के लास्ट में ई एस टी लगा दिया जाता है ना। और द प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ इट, ये भी सही है कि उससे पहले हम द लगा देते हैं। या फिर द मोस्ट प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ द एडजेक्टिव, या कोई एडजेक्टिव ऐसा है जिसमें ज़्यादा सिलेबल हैं तो उसमें ई एस टी नहीं लगेगा, उसमें आपका क्या लगेगा? मोस्ट लग जाएगा। तो ये जो पहली बात है ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट देखते हैं। द एडजेक्टिव गुड एंड बैड ऑल्सो कन्फॉर्म टू द रेगुलर सुपरलेटिव। देखिए रेगुलर सुपरलेटिव और इर्रेगुलर सुपरलेटिव भी समझ लीजिए क्या है। रेगुलर वो कहलाएंगे जिनमें ई आर लगा दीजिए तो क्या, सॉरी ई एस टी लगा दीजिए, सुपरलेटिव हो गया। इर्रेगुलर वो कहलाएंगे जिसमें ई एस टी नहीं लगेगा बल्कि उनके फॉर्म थोड़े से चेंज होकर के मिलेंगे। फॉर एग्जांपल गुड का क्या होगा भाई? बेस्ट होगा। बैड का क्या होगा? बैडेस्ट तो नहीं होता है, वर्स्ट होता है। क्या होता है भाई? वर्स्ट। ठीक है, तो ये इर्रेगुलर होते हैं। तो ये वाला हमारा गलत हो गया, यानी आंसर नंबर ए होगा इसका। ठीक है भाई, आंसर नंबर क्या दिख रहा? ए दिख रहा है यहाँ पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये चीज़ यहाँ पर समझाई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिल इन द ब्लैंक विथ एन अप्रोप्रिएट आर्टिकल ही इज़। देखिए सिर्फ एक बात कि हमें जो याद कराया गया कि कोई अगर शब्द किसी वॉवेल से शुरू होगा तो हम उसके पहले एन लगाएंगे, ये बात हमेशा सच नहीं होती है। आप एग्री करेंगे? ठीक बात है, ये बात हमेशा सच नहीं होती है। बिकॉज द यूज़ ऑफ ए और एन टोटली डिपेंड्स ऑन द साउंड ऑफ द वर्ड। ठीक है, साउंड ऑफ द वर्ड, शब्द के प्रोनाउंसिएशन में जो साउंड निकलेगा उस पर डिपेंड है। ठीक बात है। यहाँ देखिए शुरू तो ओ से हो रहा है, लेकिन जब आप वन को हिंदी में लिखेंगे तो क्या लिखते हैं भाई? ये वाह से लिखेंगे, है ना। वाह आ रहा है, और वाह होता क्या है? ये कॉन्सोनेंट है। कॉन्सोनेंट से पहले क्या लगता है? ए लगता है वो। ठीक है, चलिए तो आंसर ए हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं इसके, जैसे यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सल है, ये सारे आप एग्जाम्पल देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सप्लाई अ करेक्ट कंपैरेटिव डिग्री फ्रॉम द अल्टरनेटिव्स टू कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस। सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए करेक्ट कंपैरेटिव डिग्री चूज़ करना है, जो ये ऑप्शन दिए गए हैं। अकबर हैड अ बिगर रेन। बिगर देखिए इनका मतलब लगभग एक ही है, बड़ा। ठीक है,
लार्जर भी क्या होता है भाई, बड़ा। हायर क्या होता है, ऊंचा। लेकिन क्योंकि यहाँ पर टाइम की बात हो रही है, रेन को आप किससे गिनेंगे, टाइम से, साल से गिनेंगे ना, तो ये लॉन्गर होगा। क्या होगा, अकबर हैड अ लॉन्गर रेन देन बाबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 10, 11 होगा, ठीक है। ये हमारा आंसर दिया है, क्या, लॉन्ग से लॉन्गर बना हुआ है, क्योंकि किसकी बात हो रही है, रेन की, यानी उसको आप टाइम से जोड़ेंगे, है ना। तो टाइम बड़ा नहीं होता है, लार्ज नहीं होता है, बिग नहीं होता है, ये सब बात है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एट द इंटरव्यू समीर आंसर्ड आवर क्वेश्चंस नॉन कैलेंटली श्रगलिंग हिज शोल्डर। ये अच्छा है यार। तो द अंडरलाइन वर्ड इज एन, अंडरलाइन कौन है, ये नॉन कैलेंटली है। और नॉन कैलेंटली में क्या लगा है, देखिए बड़ी आसान सी चीज़ है, LY लगा है। इसका मतलब ये क्या है, एडवर्ब है। और देखिए एक और चीज़ समझिए कि जो नॉन कैलेंटली का यूज़ है ना, वो वर्ब के बाद हो रहा है। किसके बाद हो रहा है भाई, वर्ब के बाद हो रहा है। आंसर्ड वर्ब हो गई और ये इसके बाद हो रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हरियाणा PGT 2019 में आया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेज हैज़ अ जेरेंड, ही फाउंड दैट पार्किंग वॉज डिफिकल्ट, ही सेज ही वॉज वेटिंग फॉर अ मैन, I saw flames rising and heard people shouting। अच्छा नेक्स्ट है हमारा, I found him standing at the door। तो देखिए आंसर तो सामने ही है, इसमें नीचे क्यों नहीं है। He says he was waiting, यहाँ पर was लगा है, यहाँ पर ING फॉर्म आया, ये वर्ब है। यहाँ पर सेकंड फॉर्म लगा है, वर्ब का सेकंड फॉर्म है ये। इसके साथ राइजिंग क्यों है, ये यहाँ पर जो यूज़ हो रहा है ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है। इसके आप अर्थ से इसको समझ सकते हैं, बड़ा आसान है। आई सॉ, मैंने देखा, फ्लेम्स, ज्वालाओं को, राइजिंग, उठते हुए, एंड हियर्ड, और सुना, लोगों को, पीपल, लोगों को, शाउटिंग, चिल्लाते हुए। ये हुए का जो अर्थ आता है ना, ये अक्सर केस में प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है। वही बात यहाँ पे है। आई फाउंड हिम स्टैंडिंग एट द डोर, मैंने उसे दरवाजे पर खड़े हुए पाया। तो ये भी क्या है, खड़ा पाया या खड़े हुए पाया, तो ये भी हमारा प्रेजेंट पार्टिसिपल है। तो जो आंसर है वो ए है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 13 नंबर, इन जनरल स्टेटमेंट्स ऑफ व्हाट वाज ट्रू इन द पास्ट इज ट्रू नाउ एंड इज लाइकली टू बी ट्रू इन फ्यूचर, विच टेंस इज यूज्ड। ये जो बात कही गई है, इन जनरल स्टेटमेंट ऑफ व्हाट वाज ट्रू, जो सच था इन द पास्ट, पास्ट में, इज ट्रू नाउ, वो अभी भी सच है, एंड इज लाइकली टू बी ट्रू, और वो आगे भी लाइकली टू बी ट्रू, सच होने वाला है। तो ये जो आंसर है सिंपल प्रेजेंट टेंस है। इसमें कौन सा है भाई, सिंपल प्रेजेंट टेंस। देखिए इज़ ट्रू, इज़ लाइकली, और ये जो वॉज ट्रू है ये तो पास्ट की बात हो गई, लेकिन जो ये है मेन वाला, इज़ लाइकली टू बी ट्रू, जिसका यूज़ एज अ फ्यूचर किया गया है। चलिए ये हमारा हो गया 13 नंबर। 14 में आ जाइए। विथ रेफरेंस टू द यूज़ ऑफ आर्टिकल द, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ ट्रू। द आर्टिकल को लेकर के इन स्टेटमेंट में से कौन ट्रू है वो बताना है। वी यूज़ द आर्टिकल द बिफोर द नेम्स ऑफ रिवर्स, कैनल्स, सीज, ओशियंस, वैलीज, डिजर्ट्स एंड फॉरेस्ट। सही है भाई। But when the name of a river forms part of the name of a town that stands on it, the is not used. Select the correct answer using code given below। फिर अब जो कोड नीचे दिए गए हैं ना उनमें, अच्छा इसको समझ लीजिए पहले। बट वह, लेकिन जब द नेम ऑफ अ रिवर, किसी नदी का नाम, फॉर्म्स द पार्ट ऑफ द नेम ऑफ अ टाउन, किसी शहर या गांव या नगर के नाम के साथ जुड़ जाता है, तो दैट स्टैंड्स ऑन, जो उसके आसपास मौजूद है, तो द इज़ नॉट यूज्ड। ये सही है। जैसे गंगा नदी के किनारे मान लीजिए कोई नगर है जिसका नाम है गंगापुर, गंगा नगर, तो आप उससे पहले द नहीं लगाएंगे। ठीक बात है। चलिए तो इसका मतलब है कि इसका आंसर होना चाहिए बोथ
बिल्कुल सही है, बोथ 1 and 2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पॉइंट आउट पार्ट्स ऑफ स्पीच ऑफ द अंडरलाइन वर्ड इन द फॉलोइंग सेंटेंस। दिए गए सेंटेंस में अंडरलाइन वर्ड की क्या बताइए भाई, पार्ट्स ऑफ स्पीच बताइए। ही इज़ वाटरिंग, वो पानी दे रहा है, द फ्लावर गार्डन, फूलों से भरे हुए गार्डन को। तो इसमें देखिए गार्डन क्या है, नाउन है, फ्लावर फूल को कहते हैं, लेकिन यहाँ पे क्योंकि नाउन के पहले यूज़ हुआ है, ये यहाँ पर नाउन ना हो करके क्या होगा, एडजेक्टिव होगा। यूज़ की बात है, कौन सा शब्द किस शब्द के पहले यूज़ हो रहा है वो अपनी प्रेजेंस से अपने पार्ट्स ऑफ स्पीच को डिसाइड करता है। ठीक बात है। चलिए, और अगर मान लीजिए होता आई हैव आ फ्लावर, मेरे पास एक फूल है, तो क्या अभी भी ये एडजेक्टिव होगा? नहीं होगा भैया। क्यों? क्योंकि ये हमारा आर्टिकल ए के बाद यूज़ हो रहा है और उसके बाद कोई दूसरा नाउन नहीं है, तो आर्टिकल ए के बाद यूज़ होने का मतलब है कि वो भैया नाउन है। ठीक बात है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। somebody will pay for this, कोई ना कोई will pay for this, इसके लिए चुका ही देगा। is an example of which of the following sentence singular indefinite pronoun, ये जो दिया है ना, रुकिएगा, हाँ ये जो दिया है आपका somebody, ये आपका कहलाता है सिंगुलर इंडेफिनिट प्रोनाउन। और इसमें आपका somebody या nobody भी हो सकता है, ये सब आपके इंडेफिनिट होते हैं, जिससे कोई डेफिनिट ना तो पहचान हो ना कुछ काउंटिंग हो सके। हाँ देखिए इसमें और क्या क्या आ सकता है, सिंगुलर इंडेफिनिट प्रोनाउन ऑल है, सम है, समबडी है, नोबडी है, समवन है, एवरीबडी है, ये सारे क्या कहलाते हैं, सिंगुलर इंडेफिनिट प्रोनाउन। रिफर्स टू वन पर्सन, सम इंडेफिनिट प्रोनाउन। अच्छा देखिए ये आपका प्लूरल इंडेफिनिट प्रोनाउन होगा, सम भी प्लूरल होगा कुछ, और ये समबडी, नोबडी, समवन, ये तीनों, और साथ में एवरीबडी, ये चार आपके सिंगुलर इंडेफिनिट प्रोनाउन है। ऑल और सम जो है वो प्लूरल इंडेफिनिट प्रोनाउन है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एडेड द अप्रोप्रिएट क्वेश्चन टैग टू द फॉलोइंग सेंटेंस, करें कि जो सेंटेंस है ना इसमें एक क्वेश्चन टैग तो लगाइए ज़रा जो बिल्कुल सूटेबल हो। तो नन ऑफ अस न्यू द वे, हम में से कोई रास्ता नहीं जानता, तो क्या कहेंगे, डिड वी, क्या हम जानते हैं? अच्छा जानते हैं नहीं होगा, नहीं तो फिर यहाँ पर डू वी लगाना पड़ेगा। हम में से किसी को भी रास्ता नहीं पता था, क्यों कह रहे हैं अपन, क्योंकि यहाँ पर न्यू ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है, यानी ये पास्ट इंडेफिनिट है। तो जब आप क्वेश्चन टैग बनाएंगे तो उसमें भी पास्ट इंडेफिनिट आना चाहिए। अब क्योंकि ये नेगेटिव है तो जो इसका क्वेश्चन टैग बनेगा वो हमारा पॉजिटिव होगा भैया। कैसा होगा? पॉजिटिव होगा। ठीक बात है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इनको पढ़ लिया जाए क्या? देखते हैं। क्वेश्चन टैग्स आर शॉर्ट क्वेश्चंस एट द एंड ऑफ स्टेटमेंट। ठीक है। दे आर फॉर्म्ड विद द ऑक्सिलरी और मॉडल वर्ब, या तो इसको हेल्पिंग वर्ब की मदद से बनाते हैं या मॉडल की मदद से। द स्टेटमेंट एंड द अप्रोप्रिएट सब्जेक्ट, जो स्टेटमेंट और उसके साथ में अपन एक क्या ले लेते हैं, सब्जेक्ट भी ले लेते हैं। और ये जो वर्ब या ऑक्सिलरी होगी वो उसी स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग होगी। अगर दी है तो ठीक है, नहीं होगी तो उसका टेंस चेक करेंगे अपन। अगला है पॉइंट क्या है, ए नेगेटिव स्टेटमेंट इज़ फॉलोड बाय अ पॉजिटिव क्वेश्चन टैग। देखिए यही बात आई कि क्योंकि जो अपन सेंटेंस डिस्कस किए हैं कि नन ऑफ अस न्यू, क्या था, नन ऑफ अस न्यू द वे, कि हमें से किसी को रास्ता नहीं पता था, तो क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट है तो पास्ट इंडेफिनिट में जो हेल्पिंग वर्ब यूज़ होती है वही हमने ले ली है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए वीडियो को, सेशन को लाइक भी कर दिया कीजिए अगर पसंद आए, और जहाँ कुछ गलती आपको मिल जाए तो वो भी थोड़ा सा बता दिया कीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एडेड द अप्रोप्रिएट क्वेश्चन टैग टू द फॉलोइंग, लेट्स वॉच अ मूवी। चलो भाई पिक्चर ही देख लें। तो क्या हमें नहीं देखना चाहिए
तो उसका क्या मतलब, शुड नॉट वी आएगा। क्यों? क्योंकि जब लेटेस्ट को हटाते हैं तो फिर उसकी जगह पर शुड का यूज़ किया जाता है। ये नियम है, इसको आप देख लेंगे। ये देखिए, लेटस, अरे सॉरी, शैल वी है। देखिए गलती के लिए कहा और गलती हो गई, इसका रूल देखना पड़ेगा। द अप्रोप्रिएट क्वेश्चन टैग टू द गिवन सेंटेंस इज द ऑप्शन सी। ऑप्शन सी में क्या दिया है, शैल वी दिया है। ऑप्शन सी। और कुछ रीज़न दिया है क्या इसमें? क्वेश्चन टैग्स ऑफ सेंटेंस स्टार्टिंग विथ लेट्स। अच्छा, ये इसका रूल ही अलग है। लेट्स से सेंटेंस अगर शुरू है या लेट मी या लेट हिम से शुरू है तो इसका जो क्वेश्चन टैग बनेगा आस्किंग क्वेश्चन शैल या विल यू या ओंट यू रिस्पेक्टिवली। देखिए, अगर लेटस दिया है तो शैल वी होगा, अगर लेट मी या लेट मी दिया है तो विल यू होगा, और हिम अगर दिया है तो वुड नॉट यू होगा, रिस्पेक्टिवली दिया हुआ है। ठीक है, ये चलिए बड़ी अच्छी बात पता चली। नहीं तो दूसरा जो रूल है ग्रामर का कि अगर कहीं पर लेटस का यूज़ किया गया है और अगर वो सेंटेंस इम्परेटिव है, आपको उसको पॉजिटिव बनाना है तो अपन शुड का यूज़ करते हैं। ठीक है, इसे आप उसमें देख सकते हैं नरेशन में से दिया हुआ है। ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा लेट्स गो टू सी द मूवी, चलो पिक्चर देखते हैं। तो ही सजेस्टेड मी दैट दे शुड गो टू सी द मूवी, है ना। शुड ही आता है लेट्स की बजाय, लेकिन ये चीज़ अच्छी है, इसको ध्यान रखेंगे अपन कि लेट्स जब दिया होगा तो लेट्स के क्वेश्चन टैग में शैल वी लगता है भाई, लेट मी के लिए विल यू लगता है और हिम के लिए वुड नॉट यू लगता है रिस्पेक्टिवली। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस विथ एन अप्रोप्रिएट क्वेश्चन टैग। यू नीड टू स्टार्ट अर्लियर, तुम्हें थोड़ा और जल्दी शुरू करना चाहिए था, या तुम थोड़ा और जल्दी शुरू करते। तो कह रहे हैं कि डोंट यू, क्या तुम्हें नहीं शुरू करना था? तो ये आ गया हमारा डोंट यू द अप्रोप्रिएट। इसका भी कोई नियम है क्या? क्वेश्चन टैग्स आर शॉर्ट क्वेश्चंस एट द एंड ऑफ स्टेटमेंट। चलिए तो अपन पहुंच चुके हैं। यू नीड टू स्टार्ट अर्लियर डोंट यू, उसको भी ध्यान रखेंगे अपन कि अगर नीड का यूज़ हो रहा है तो हम हमेशा उसको किस में लेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट में। ठीक, चलिए। अच्छा, एक और रीज़न है, देखिए वो क्या है, ये भी एक बात दिमाग में आई कि यहाँ पर हैव दिया है, अगर हैव का यूज़ होना होता तो हैव दिया होता। कैन दिया है, यहाँ दिया होना चाहिए था। विल दिया है, यहाँ दिया होना चाहिए था, नहीं दिया है तो उसको प्रेजेंट इंडेफिनिट ले लिया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट हैव अ करेक्टली मैच्ड क्वेश्चन टैग। इनमें से किसमें करेक्टली मैच्ड क्वेश्चन टैग नहीं है? तो देखते हैं अपन। फ्यू पीपल न्यू द आंसर, डिड दे? फ्यू पीपल पॉजिटिव है, ये नेगेटिव होना चाहिए। अगला देख लीजिए, लिटिल प्रोग्रेस हैज़ बीन मेड, हैज़ इट, इसमें पॉजिटिव है, नेगेटिव होना चाहिए। वी कुड स्कार्सली हियर व्हाट ही सेड, उसने जो कहा मुश्किल से सुन पाए। कुड वी, क्या हम सुन पाए, सुन सके? तो वी सेल्डम सी देम नाउ डेज, हम उन्हें बहुत कम देखते हैं आजकल। प्रेजेंट इन डेफिनेट है ये। ठीक है, तो प्रेजेंट इन डेफिनेट ये भी है। और एक चीज़ क्या है, ये पॉजिटिव है, क्या है, पॉजिटिव है जो सेंटेंस दिया है, और उसका जो क्वेश्चन टैग है वो कैसा है, नेगेटिव है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन रूल देख लीजिए। नेवर, नो, नोबडी, हार्डली, सेल्डम, स्कार्सली, फ्यू, लिटिल, नॉट, नॉन, रेयरली, ईटीसी आर नेगेटिव वर्ड्स। ये ऑलरेडी नेगेटिव हैं, सो द क्वेश्चन टैग विल बी पॉजिटिव, इसलिए क्वेश्चन टैग पॉजिटिव होगा। जैसे अ बार्किंग डॉग सेल्डम बाइट्स, डज इट, एक भौंकता हुआ कुत्ता बहुत कम ही काटता है, क्या वो काटता है? ये उससे सवाल पूछा जा सकता है ना। तो ये अपने को ध्यान रखना है कि ये सारे शब्द जो हैं वो ऑलरेडी नेगेटिव, अगर ये शब्द नहीं होंगे तो फिर हमारा पॉजिटिव और नेगेटिव वाला जो रूल है वो काम करेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
द कमिटी मीट्स हेयर एवरी संडे। द अंडरलाइन वर्ड इज द कमिटी। कमिटी क्या है? एक समिति को कहते हैं। और अब्स्ट्रैक्ट नाउन है क्या? कमेटी दिखती नहीं है, उसके सदस्य दिखते हैं, हो भी सकता है। यहाँ जो दिया है उसको अपन देखेंगे, पहले अपन अपना नॉलेज और अपना रूल रेगुलेशन चेक कर लेते हैं। कंपाउंड नाउन दो नाउन से मिलके बना है क्या? नहीं। अ प्रॉपर नाउन है क्या? नहीं। अ कलेक्टिव नाउन, तो इन दोनों में कन्फ्यूज़न है। देखिए, कमेटी का मतलब है कि कई लोगों का एक समूह या समिति, तो वो कलेक्टिव हो गया, तो ये सीधा सा आंसर इसका कलेक्टिव ही होगा। ठीक है, तो ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस बाय चूजिंग एन अप्रोप्रिएट क्वेश्चन टैग फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। फिर हमें क्वेश्चन टैग ही सिलेक्ट करना है। अभी हम जब नीचे चलेंगे तो इसका क्वेश्चन भी दिखेगा सामने। स्टॉप द नॉइज़, नॉइज़ को रोकिए। विल यू, क्या तुम रोक पाओगे? ये देखिए क्या है, इम्परेटिव सेंटेंस है। तो इम्परेटिव सेंटेंस का क्वेश्चन टैग बनाने के लिए रूल देखते हैं। आफ्टर अ रिक्वेस्ट, एडवाइस, इन्विटेशन, सजेशन, विश, ऑर्डर, ईटीसी। फिर से, अगर इम्परेटिव सेंटेंस से रिक्वेस्ट, एडवाइस, इन्विटेशन, सजेशन, विश या ऑर्डर दिया जा रहा है विथ एन इम्परेटिव सेंटेंस से, तो वी कैन यूज़ विल यू। तो हमें फिर विल यू का यूज़ करना है फॉर पॉजिटिव मीनिंग के लिए। वुड नॉट का यूज़ करना है। वुड नॉट यू का यूज़ कब करेंगे? उसकी निगेटिव मीनिंग के लिए। ठीक है, जैसे गिव द बुक, विल यू, क्या तुम मुझे किताब दोगे? डू इज नाउ, नहीं, ये इज नहीं होगा भाई, ये इट होगा। इज नहीं होगा बल्कि इट होगा। ये डू इट नाउ, अभी करो इसे। विल यू, करोगे? वही बात है। चलिए, तो ये हमें ध्यान रखना है। क्या बात ध्यान रखना है कि जब इनविटेशन, सजेशन वगैरह दिया होगा, इम्परेटिव सेंटेंस होगा, तो उसका जो क्वेश्चन टैग है वो विल यू से बनेगा। जैसे लेटेस्ट जब दिया होगा तो शैल वी से बनेगा। ठीक बात है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डायरेक्शन पढ़ लीजिए पहले। फिल in the blanks in the following sentences 23 to 27 by choosing the correct tense of the verbs, sequence of tenses from the given option। टेंस को देख करके या टेंस की वर्ब को देख करके, सीक्वेंस ऑफ टेंसेस को देख करके हमें एक करेक्ट ऑप्शन चुनना है। चलिए पहला देखते हैं। आफ्टर शी डैश हर टी शी फेल्ट रिफ्रेश्ड। यहाँ पर देखिए ये आपका पास्ट इंडेफिनिट है। ठीक है, और तो ये वाला जो सेंटेंस होगा आफ्टर शी, एक पास्ट इंडेफिनिट है। दूसरा जो है इसका पास्ट परफेक्ट होता है, लेकिन ये क्योंकि एक नॉर्मल सेंटेंस की तरह दिखाई दे रहा है, लेकिन देखिए हैड प्लस हैड, तो ये एक होगा HV यानी हेल्पिंग वर्ब, और ये जो हैड है ये थर्ड फॉर्म होगा किसका? मेन वर्ब का, है ना। हैज़, हैड, हैड, या हैव, हैड, हैड। हैव होता है, हैज़ नहीं होता है। हैव, हैड और हैड। चलिए ये हमारा इसका आंसर हो गया। आफ्टर शी हैड हर टी, पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट परफेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लेट्स होप इट वुड नॉट स्टिल व्हेन वी लीव। अरे लेट्स होप, ऐसा आशा कर सकते हैं कि वुड नॉट स्टिल व्हेन वी लीव, जब हम चलने को होंगे तब बारिश नहीं रुकेगी। यहाँ पर नेगेटिव सेंस है, लेकिन जो इसका इशारा है वो फ्यूचर टेंस है, इसलिए बी लगेगा जो फ्यूचर की तरफ इशारा करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अनटिल इट रेन्स वी विल हैव टू द प्लांट्स डेली। जब तक बारिश नहीं होती वी विल हैव टू, यहाँ पर देखिए टू आ रहा है, तो टू का मतलब क्या है कि फर्स्ट फॉर्म आएगी। क्यों? क्योंकि टू प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या बनाते हैं? इन्फिनेटिव बनाते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नाउ द स्ट्रीट्स डैश एज पार्किंग प्लेसेस since the pavements have been encroached upon by the shopkeepers. Now the streets
इस्तेमाल की जा रही हैं एज पार्किंग प्लेसेस की तरह। क्यों? क्योंकि जो पेवमेंट्स हैं, जो रोड के किनारे हैं, उनको इनक्रोच कर लिया गया है शॉप कीपर्स के द्वारा। तो पैसिव वॉइस में यूज़ होगा कि लोगों के द्वारा उसका यूज़ किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये हमारा 26 हो गया। 27 में आ जाइए भाई। पहले ही ब्लैंक है। यू ओबेड ऑर्डर्स, दिस डिज़ास्टर वुड नॉट हैव हैपेंड। कह रहे हैं कि तुमने अगर मेरी बात मानी होती तो जो ये डिज़ास्टर बर्बादी हुई है वो वुड नॉट हैव हैपेंड, ना घटित हुई होती। कंडीशनल सेंटेंस है तो यहाँ पर अपन हैड लगाएंगे। हैड यू ओबेड, अगर सेंस किसका रहेगा? इफ़ का रहेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। एक रूल भी देख लीजिए क्या कहता है। इन टाइप 3 कंडीशनल सेंटेंस, द टेंस इन इफ क्लॉज इज इन पास्ट परफेक्ट टेंस एंड द टेंस इन द मेन क्लॉज इज इन द परफेक्ट कंडीशनल और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस कंडीशनल यूज्ड। ठीक है, तो ऊपर देख लीजिए एक बार। वुड हैव, ये आपका परफेक्ट को शो कर रहा है, और ये क्योंकि इफ़ का सेंस लिए जो हमने बात की थी, तो यहाँ पर इफ़ तो ऑप्शन नहीं है, तो जो सबसे सूटेबल आंसर है वो हमारा हैड होगा। ठीक है, टाइप 3 के कंडीशनल के अकॉर्डिंग। ये देखिए इफ़ क्लॉज में क्या है? इफ़ प्लस सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब विद थर्ड फॉर्म, और मेन क्लॉज क्या होगी? वुड हैव हो सकता है, कुड हैव हो सकता है, माइट हैव हो सकता है। तीनों के साथ में पास्ट पार्टिसिपल यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिर से डायरेक्शन, फिल इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस 28 to 31 बाय चूजिंग द करेक्ट मॉडल ऑक्सिलरी फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। सही मॉडल ऑक्सिलरी आपको भरना है 28 से 31 तक। मॉडल ऑक्सिलरी से क्या मतलब है आपका? उसमें में, ठीक है भाई, मे का पास्ट माइट, कैन का पास्ट कुड, शैल का पास्ट शुड, विल का पास्ट वुड, और इनके अलावा भी होते हैं। क्या होते हैं? कौन कौन होते हैं? मस्ट, ऑट टू होता है। ठीक है भाई, तो इनको हमें ध्यान रखना है। शैल शुड, कैन कुड, मे माइट, विल वुड, मस्ट, ऑट टू, और कभी कभी यूज्ड टू भी मॉडल में ही आ जाता है। तो ये सब मॉडल ऑक्सिलरीज होती हैं। ठीक बात है, तो अब तो बात क्लियर कि मॉडल ऑक्सिलरीज ये हो गई, इन्हीं को में से कोई फिल करनी है। ही हैव सेंट द मैसेज इमीडिएटली रादर दैन डिलेइंग इट्स डिस्पैच। वो मैसेज जल्दी भेज सकता था रादर देन डिलेइंग इट्स डिस्पैच, उसकी डिस्पैच को देरी करने के बजाय। ये उसके हाथ में था, है ना। कुड का यूज़ करेंगे। आगे इसकी एक और एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। हेयर करेक्ट मॉडल ऑक्सिलरी शुड बी कुड सही मॉडल ऑक्सिलरी होगी। क्यों? द सेंटेंस इज ही कुड हैव सेंट द मैसेज इमीडिएटली रादर देन डिलेइंग इट्स। कुड हैव इज़ यूज टू टॉक अबाउट समथिंग। कुड हैव का यूज़ किया जाता है टॉक अबाउट समथिंग, किसी ऐसी बात के बारे में, दैट वाज या वाज नॉट पॉसिबल इन द पास्ट, जो पास्ट में पॉसिबल ना हो, और कैपेबल ऑफ डूइंग समथिंग बट वी डिडंट, या उसे किया जा सकता हो लेकिन वी डिडंट, हम ना करें। ठीक है, तो वही बात है इसमें कि वो कर सकता था लेकिन उसने डिस्पैच में ही डिले कर दिया, तो अपना गुड आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 29। अ बनियान ट्री टू बी हेयर व्हेन वी वर चिल्ड्रेन। हुआ करता था का सेंस होगा। क्यों? व्हेन वी वर चिल्ड्रेन, जब हम बच्चे थे, तो यहाँ पर एक बनियान ट्री हुआ करता था। अभी हमने बात करी थी कि यूज्ड टू को भी यूज़ किया जाता है किसके तौर पे? मॉडल के तौर पे। तो यहाँ पर आप यूज्ड टू का यूज़ करेंगे जो किसी परमानेंट एक्शन की बात करता है। जैसे कह दें कि
मुग़ल जो है भारत पर राज किया करते थे। ठीक बात है। ये उस परमानेंट एक दौर था उनका। राजपूत शासन किया करते थे या मराठा शासन किया करते थे, है ना, या हमारे दादाजी, बल्कि ये कहिए कि हमारी नानी हमें कहानियाँ सुनाया करती थीं। ठीक है ना। तो जो एक परमानेंट एक्टिविटी है, पास्ट की आदत कहिए, तो उसके लिए अपन क्या यूज़ करते हैं, यूज टू का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन फायर ब्रेक्स आउट, जब आग भड़की, वन, यहाँ पे ब्लैंक है, नॉट यूज़ द लिफ्ट, किसी को भी लिफ्ट का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, बट टेक द इमरजेंसी स्टेयर्स डाउन, उसके बजाय टेक द इमरजेंसी स्टेयर्स डाउन, नीचे आने के लिए इमरजेंसी स्टेयर्स का यूज़ करना चाहिए। सलाह दी जा रही है भाई, शुड हो जाएगा। शुड का यूज़ हम कब करते हैं, सलाह देने के लिए। देखिए, शुड इज़ यूज्ड, शुड का यूज़ किया जाता है मॉडल वर्ब में, मोस्ट कॉमनली यूज्ड टू मेक रिकमेंडेशन, जब आप किसी बात को रिकमेंड करें, और गिव एडवाइस, या आप सलाह दें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए 30 काफ़ी है, वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है, 40 मिनट हो गए हैं। टाइम इसलिए लग रहा है क्योंकि सारे कॉन्सेप्ट जो हैं वो क्लियर करने पड़ रहे हैं। वो अच्छा ही है, थोड़ा टाइम ज़्यादा लग जाए लेकिन बात वो बिल्कुल क्लियर दिमाग में जानी चाहिए, अच्छे से समझ में आनी चाहिए। ठीक है, चलिए तो आज हमने 30 तक कंप्लीट कर लिया। उम्मीद है सेशन अच्छा लगा होगा। जल्द ही नेक्स्ट सेशन के साथ हाज़िर होंगे। टिल देन बाय बाय, थैंक यू।